नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एएस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 यानी एमपी टेट का जो ये एग्ज़ाम चल रहा है 5 मार्च से शुरू है। इससे संबंधित हम जो आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम उत्तर सहित उपलब्ध करा रहे हैं। उस कड़ी में आज होने वाली यानी अर्थात 13 मार्च को जो परीक्षाएं हुई हैं उसके पेपर हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। कुल लगभग 40 प्रश्न के आसपास हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, उनको हमने नहीं लिया है, और शेष जो नए प्रश्न हैं उनको हम लिए हैं। इस कारण से आप हमारे चैनल को अच्छे से देखा करें, हमारे सभी वीडियोज़ पूरा देखें। इसके पहले भी अपलोड जो हुए हैं उनको भी, और जो बाद में हो रहे हैं उनको भी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना रुके हम चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो देखिए आज 13 तारीख को कौन से कैसे प्रश्न आए थे। तो चलिए आइए अपने प्रश्नों पर चलें। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2009 में। कई बार हम आपको ये चर्चा कर चुके हैं, और पूरे देश में लागू हुआ है। अगर पूछा जाए आरटीई एक्ट तो 1 अप्रैल 2010 को। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। कि ध्यान रखिएगा, इस पर हम थोड़ा और चर्चा करते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा हम अपने से और कुछ चर्चा करेंगे। अब ये देखिए, साइकोलॉजी को अगर 2 भागों में बांटे तो साइक धन लोगस। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। वुडवर्थ ने इसके बारे में कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो देखते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन को त्यागा, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और आज वह व्यवहार की विधि को अपनाए हुए है। देखिए, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया था, फिर उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया, फिर उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, और आज मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो ये चीज़ हम आपके सामने इसलिए रखें कि आप जान लें कि कब मनोविज्ञान को क्या क्या कहा जाता है। और अब आगे चलते हैं हम आगे के प्रश्नों पर। देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो वो है प्रायोगिक विधि पर आधारित है। पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो पावलोव जो हैं व्यवहारवादी थे। स्किनर व्यवहारवादी थे, पावलोव व्यवहारवादी थे, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी थे, ये सब वाटसन व्यवहारवादी थे। ये सब व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। हल व्यवहारवादी हैं। तो आप नोट करते चलिएगा जो जो हम बोल रहे हैं। आगे है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो ये थॉर्नडाइक ने दिया। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिया, बाकी तो सभी ने दिया। चलिए आगे चलते हैं। सीखने की शुरुआत ही थॉर्नडाइक से होती है। तो जो आपके परीक्षा में प्रश्न था उसका तात्पर्य ही है कि सीखने का सिद्धांत की शुरुआत कहाँ से होती है? तो थॉर्नडाइक से ही होती है। आपकी कक्षा से एक बालक सप्ताह में 2-3 दिन स्कूल से भाग जाता है, वह बालक है, ऐसे बालक को पिछड़ा बालक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जन्म के समय, देखिए पिछड़ा बालक की एक विशेषताएं और होती है, वो किसी विषय विशेष में पिछड़ जाते हैं। वो बालक पिछड़े होते हैं, कोई चीज़ उनको याद नहीं होती है, समझ में नहीं आती है। ये पिछड़े बालक का ही गुण है। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है तो बहुत कम होती है। प्रथम बाल निर्देशन एक संस्था थी, किसके द्वारा खोली गई थी? तो वो विलियम हेली के द्वारा खोली गई थी। डमरू पर बंदर का नाचना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, पावलोव वाला प्रश्न आपने पढ़ा होगा। IP पावलोव ने जो प्रयोग किया था कुत्ते पर,
घंटी जब बजाता था तो लार टपकती थी। पहले भोजन दिया तो लार टपकी, फिर भोजन और घंटी दोनों दिया तो लार टपकी, अब फिर सिर्फ घंटी ही बजाया तो लार टपकी। तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, डमरू पर बंदर का नाचना बस वही चीज़ है। किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो शास्त्रीय अनुबंधन है। और शास्त्रीय अनुबंधन किसका है? तो ये पैवलाव का है। कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी या क्लासिकल अनुबंधन या शास्त्रीय अनुबंधन, सब इसी को कहा गया है। आगे चलते हैं हम आगे के प्रश्न पर। टीएटी परीक्षण के जनक कौन है? तो टीएटी परीक्षण के जनक हैं थैलेमिक अपर्सेप्शन टेस्ट। इसके जनक हैं मॉर्गन एवं मरे। इसमें 30 कार्ड होते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया इसमें कितने कार्ड होते हैं? तो 30 कार्ड होते हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। और सभी कार्ड पर कुछ न कुछ लिखना होता है बालक को, जिसका परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्तित्व परीक्षण है। टीएटी परीक्षण क्या है? व्यक्तित्व परीक्षण है। ये भी पूछा जा सकता है। अंतर्दृष्टि के संबंध में वनमानुषों पर अर्थात चिंपैंजी पर प्रयोग किसने किया था? तो कोहलर ने किया था। अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है तो सृजनशीलतावाद। सृजनात्मकता जो होती है बालक को स्वतंत्रता देती है। सृजनशील बालक में सृजनशीलता कब आती है? एकदम स्वतंत्र रहने पर बालक अधिक सृजनशील। जितना स्वतंत्रता देंगे बालक उतना ही अधिक सृजनशील होगा, उतना ही क्रिएटिव होगा। अब आगे चलते हैं। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है क्या है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ये एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है तो ये क्या है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ये वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद अथवा बोर्ड स्तर पर नहीं किया जाता। क्या कहलाता है? तो विद्यालय आधारित आकलन अथवा स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है कि ये बच्चों का जो आकलन होता है, जो मूल्यांकन होता है, वो स्कूल अपने आधार पर करती है और इसमें ऊपर के दिशा निर्देश होते हैं, लेकिन स्कूल पूरा असेसमेंट अपने ही रिस्क पर, अपने आधार पर करती है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, या किसने कहा है? तो वुडवर्थ ने कहा है। आगे चलते हैं। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है? तो ये है संवेदी प्रेरक अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। कभी कभी आ जाता है कितने वर्ष की अवस्था होती है? तो ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पियाजे ने कहा है सेंसरी मोटर स्टेज। 3 स्टेज और होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। तो स्टेज ऑफ ये जो हो गए सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2, फिर 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है वो स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, और 11 से ऊपर की जो अवस्था होती है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, 18 साल तक की अवस्था। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। ये किसने कहा है? तो रायवर्न ने कहा है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था। मैं कौन हूं, क्या हूं, आदि भावनाएं आती हैं किस अवस्था में आती हैं? तो वो आती हैं किशोर अवस्था में। अब हम पर्यावरण के प्रश्न पे चलते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध है, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ये शब्द है। पर्यावरण के प्रमुख घटक तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों होते हैं। पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये सब स्थल मंडल में आते हैं।
आगे चलते हैं। पर्यावरण से संबंधित चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रहे। से जुड़ा हुआ राज्य है तो ये है उत्तराखंड। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है हाथी, बकरी, सांप, शेर। तो कौन है इसमें? तो इसमें शेर है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो वो है अभिवृक्क। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ध्वनि का मापन किया जाता है किससे? तो डेसिबल द्वारा। ध्वनि का मापन किया जाता है किससे? तो डेसिबल द्वारा। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है तो शुक्र, और सूर्य के सबसे नजदीक पूछ लिया जाए तो बुध। समुद्र की गहराई नापी जाती है किससे? किस यंत्र से? तो वो है फेदोमीटर से। और बादल किस मंडल में होते हैं? तो वो है क्षोभ मंडल में होते हैं बादल। अब हम कुछ हिंदी के प्रश्नों पे चलते हैं। 7 पग में कौन सा समास है? देखिए, 7 पग में द्विग समास है। अगर द्विग समास है तो आप आंख बंद करके लिखिए द्विग समास। अगर यहाँ पे इस प्रकार का ये चिन्ह लगा दिया जाए तो कुछ स्थिति बदल सकती है। अगर वहाँ पे द्विग समास नहीं है विकल्प में तो आप फिर द्वंद्व समास लिखेंगे, वहाँ पर द्वंद्व समास वहाँ पर लिखेंगे। और यदि चाहे दोनों ही लिखे हों, अगर दोनों ही लिखे हैं, द्वंद्व और द्विग दोनों लिखे हैं, तो फिर आपको द्विग समास ही लिखना है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो वह है खड़ी बोली। अहंकार का संधि विच्छेद है अहम धनकार। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चे क्या ग्रहण करते हैं? तो भाषा की बुनियादी संरचना को ग्रहण करते हैं। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर भाषा की बुनियादी संरचना को बच्चे ग्रहण करते हैं। छंदबद्ध रचना कौन सी है? तो पद्य है, कविताएं हैं। आचरण की सभ्यता ये किसकी रचना है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना है ये। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रतिमान में समास कौन सा है? तो ये अव्ययी भाव समास है। दोस्तों, आज हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियोज को पूरा देखा करें। आज के पहले जितने वीडियोज अपलोड किए गए हैं सारे वीडियोज आप देखें, और आज के बाद जो अपलोड किए जा रहे हैं उनको भी आप प्रतिदिन देखिए। निश्चित रूप से 100% गारंटी है कि आप सफल होंगे। तो इसी के साथ थोड़ा सा निवेदन ये है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर किया करें, लाइक किया करें, जिससे हम मोटिवेट होकर के आपके लिए पूरे तन मन से समर्पित रहें। थैंक यू सो मच।